हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था वो ये था कि प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, एल्केन्स से स्टडी करना, एल्केन्स से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करना वो हमने डिस्कस कर लिया है कंप्लीट। देन एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन करना फ्रॉम एल्कीन्स हम डिस्कस कर रहे थे और वो अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका था। उसमें कुछ चीज़ें बची रह गई थी, वो अपन डिस्कस करेंगे। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, पहले हम वो डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या फिनिश कर लिया था वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, सेकेंड पार्ट था ये। फर्स्ट पार्ट था फ्रॉम एल्केन्स, सेकेंड पार्ट फ्रॉम एल्कीन्स। वापस हल्का सा रिवीजन करूँगी यहाँ पे, देन आगे बढ़ूँगी। ठीक है, एल्कीन्स से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये अपन डिस्कस किए थे कुछ इस तरीके से। हमने बोला था कि एल्कीन्स जो होते हैं वो दो तरीके से होती हैं, एक सिमेट्रिकल एल्कीन्स और दूसरा अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। और प्लीज़ ये लेक्चर देखने के पहले अगर आपने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक रिवीजन करा रही हूँ। डिटेल में सारी चीज़ें मैं पिछले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होते हैं, हम सभी जानते हैं कि अगर डबल बॉन्ड, अगर मान लीजिए कोई ऐसी एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, सपोज ये कोई एल्कीन है और आपको पता करना है कि सिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो अगर आप जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सपोज़ मैंने ये पेन रखा इस तरीके से, अगर मैंने यहाँ पे मार्कर फिट कर दिया तो आप देखिए जो पार्ट इस साइड में दिख रहा है वही पार्ट इस साइड में दिख रहा है। इधर भी CH और इधर भी CH ही दिख रहा है। इस तरीके की जितनी भी एल्कीन्स होते हैं कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड में पार्ट हमारे बराबर हों, उनको हम सिमेट्रिकल एल्कीन्स बोलते हैं। जैसे ये क्या है, दिस इज ब्यूटीन 2 बोलेंगे इसको। इसी तरीके से आप ले लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन कॉमन नेम जो होता है, और IUPAC नेम जो आप एथीन बोलते हो। ठीक है, तो ये भी आपका सिमेट्रिकल हो गया। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखिए इधर भी CH2 है और इधर भी CH2 है। इस तरीके के एल्केन्स को अपन ने सिमेट्रिकल बोला था। अनसिमेट्रिकल जस्ट अपोजिट, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में पार्ट जो भी आएंगे वो बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, इसका IUPAC नेम करेंगे क्या आएगा, 1 2 3। 3 के लिए कौन सा रूट वर्ड यूज़ करते हैं, प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, प्रोपीन। देन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो हमेशा लोअर नंबर यूज़ किया जाएगा, मतलब प्रोपीन 1। ठीक है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी 11th क्लास में आपने जब नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं हल्का सा रिवाइज करा दे रही हूँ। जैसे आपका प्रोपीन है तो ये प्रोपीन कैसा हुआ, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। देखिए मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे है, अगर डबल बॉन्ड के ऊपर मैंने यू मार्कर रख दिया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे CH3 आपको दिख रहा है और इधर CH2 दिख रहा है। तो ये पार्ट जो है इस पार्ट से डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब इट इज़ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन से जब अपन एल्किल हैलाइड प्रिपेयर किए थे विद द हेल्प ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड मतलब मैंने आपको बताया था HF, HCl, HBr, HI, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। दीज आर द हैलोजन एसिड्स, जिसमें मैं HF कंसीडर नहीं करूँगी क्योंकि ये फेवरेबल रिएक्शन नहीं होती है। HF बॉन्ड जो होता है, HF बॉन्ड, HF बॉन्ड जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि फ्लोरीन की जो एटॉमिक साइज़ होती है वो छोटी होती है और हाइड्रोजन की एटॉमिक साइज़ तो छोटी होती ही है। तो जब ये दोनों की साइज़ छोटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो दोनों के बीच का बॉन्ड है वो भी छोटा ही होगा। और आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी वो बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप में भी जानते हो लेकिन नहीं जानते, हम जान लीजिए, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। इसकी बॉन्ड लेंथ कम है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब आपको उस बॉन्ड को ब्रेक करने में काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम यहाँ पर इस रिएक्शन को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। हम नॉर्मली जो हैलोजन एसिड ले रहे हैं वो HCl, HBr, HI
और इन तीनों में भी मैं आपको HCl और HBr को लेके चल रही हूँ, ठीक है। HI भी आप लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो तो HI तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा? क्योंकि सेम रीज़न है, आपको पता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर हम एटॉमिक साइज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो फ्लोरीन होता है उसका एटॉमिक साइज़ सबसे छोटा होता है, आयोडीन का एटॉमिक साइज़ सबसे बड़ा होता है। अब अगर एटॉमिक साइज़ इसका सबसे ज़्यादा है, सबसे लार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होने का मतलब बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। जब इसके साथ दोनों, देखिए जब भी आप कोई चीज़ किसी से कंपेयर करें तो वहाँ पर आप सबसे पहले पता करें कि क्या चीज़ कॉमन है। जैसे HF, HCl, HBr, HI में देखिए कॉमन क्या है, हाइड्रोजन कॉमन है। हाइड्रोजन कॉमन है तो आपने इसको यहाँ हटा दिया, इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब आइए सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए एटॉमिक साइज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ कर रही है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रही है। अगर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉन्ड लेंथ होगा ये भी इंक्रीज़ कर रहा है। HI का जो बॉन्ड हुआ ज़्यादा होगा HF के कंपेरिजन, सबसे ज़्यादा HI का, देन HBr का, देन HCl का, देन HF। ठीक है, ऐसे आप इसको छोटे छोटे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर बॉन्ड लेंथ की बात किया जा रहा है यहाँ पे तो HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, HBr, HCl, HF, ठीक है। अब देखिए अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होने वाली है? बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होने वाली। मैंने आपसे कहा था जितना ज़्यादा, जितना लार्ज बॉन्ड होगा, जितना बड़ा बॉन्ड होगा, उसको ब्रेक करना उतना ही आसान होगा, मतलब उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो उतनी ही कम हो जाएगी। कहने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ HI की सबसे कम होने वाली है, उससे ज़्यादा होने वाली है HBr की, उससे ज़्यादा होने वाली है HCl की, और सबसे ज़्यादा होने वाली है HF की। ओके, अब आते हैं एक वर्ड पे, दैट इज़ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन, नाम से पता चल रहा होगा, डिसोसिएशन का मतलब तोड़ना, डिसॉल्व करना। डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंथैल्पी एनर्जी टाइप का एक वर्ड है। आप इसको नॉर्मली एक कॉमनली इसको एनर्जी भी सोच सकते हैं। एंथैल्पी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, अगर आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, अगर आपसे कोई पूछता है कि इन सब में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी सबसे ज़्यादा होने वाली है और किसकी सबसे कम होने वाली है, देखिए जिस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है उस बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कहने का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उसकी सबसे ज़्यादा आ जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इसकी ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होगी इसको ब्रेक करने में। इसको ब्रेक करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है उसी को मैं बोल रही हूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नाम से पता चल रहा है बॉन्ड को डिसोसिएट करने में लगने वाली एनर्जी। बॉन्ड को डिसोसिएट करने में मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने में लगने वाली एनर्जी को मैं बोल रही हूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और ये उसकी सबसे ज़्यादा होगी जो स्ट्रेंथ, जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसमें भी देखिए HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होगी क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है। HBr की इससे ज़्यादा होगी, HCl की, एंड देन HF। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप नॉर्मली हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऐसे बन जाए क्वेश्चन। बॉन्ड लेंथ जो होता है इसका ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा इसका ज़्यादा होगा, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी HF की ज़्यादा होने वाली है। तो हम HF को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा स्टेटमेंट दे देती हूँ। अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, मतलब अगर आपके पास एल्कीन है और एल्कीन की रिएक्शन मैं करा रही हूँ HX मतलब यही हाइलोजन एसिड, X मतलब कोई भी हाइलोजन, वो फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन को नेग्लेक्ट करते हुए आपको चलना है। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करिए कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो वो कौन सा होने वाला है, HI, देन HBr, देन HCl, देन HF को तो इंक्लूड ही नहीं करना। HI, HBr, HCl। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होगी तो इसको ब्रेक करना आसान होगा, तो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन सबसे ज़्यादा है तो इसको ब्रेक करना टफ होगा, तो ये कम रिएक्टिव हो जाएगा। ये हम लास्ट क्लास में पूरा चीज़ें से डिस्कस कर चुके थे। इसके आगे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ
ठीक है। जब अपन सिमेट्रिकल से और अनसिमेट्रिकल से डिस्कस कर रहे थे तो जैसे सिमेट्रिकल है और मैंने यहाँ पे HCl सपोज ऐड कर दिया, तो देखिए जो सिमेट्रिकल था उसमें मैंने कहा था डबल बॉन्ड के एक साइड में H ऐड कर दीजिए, एक साइड में Cl ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी साइड में आप H लगा सकते हो, किसी भी साइड में आप Cl लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इससे जोड़ती हूँ तो बन जाएगा CH3, डबल बॉन्ड है, HCH है। अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ तो CH3 CH2, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एडिशन रिएक्शन हो रही है। वैसे भी एक हाइड्रोजन अगर ऐड हो गया तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर ये डबल ही रह जाएगा तो 2 + 2 + 1 5 हो जाएंगे, इसलिए डबल को सिंगल में हमने कन्वर्ट कर दिया। CH और यहाँ पर मैंने Cl ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने CH3। ठीक है, ये तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका जो एल्कीन था अगर वो अनसिमेट्रिकल था तो मैंने कहा था वहाँ पे एक रूल लगता है, एंड दैट इज़ द मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है अगर किसी डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर हमें कोई स्पीसीज़ को ऐड करना है, उसका जो नेगेटिव पार्ट मतलब जो एडिंग रिएजेंट है, जो एडिंग स्पीसीज़ है, उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो हमेशा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा। मैंने कहा डबली बॉन्डेड कार्बन, मतलब यहाँ पे कार्बन तो 3 है, 1 2 3 1 2 3 आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे कार्बन टोटल नंबर 3 है। लेकिन मैंने डबली बॉन्डेड कार्बन बोला। डबली बॉन्डेड का मतलब हम सिर्फ उन कार्बन को कंपेयर कर रहे हैं जिसके बीच में डबल बॉन्ड है। अब आपका जो निगेटिव पार्ट है, अगर HCl को ब्रेक करते हैं डेल प्लस डेल माइनस, तो यहाँ पे जो Cl इज़ द नेगेटिव एंड H इज़ द पॉजिटिव, तो ये आपका प्लस हुआ और ये माइनस हुआ। तो निगेटिव पार्ट इस कार्बन पे जाएगा क्योंकि इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए CH3 CH Cl, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, CH2 की जगह CH3। ये हो रहा था मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। मार्कोनिकॉफ रूल यही कहता है जो भी रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाना चाहिए जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन हो। ठीक है, हमने यहाँ तक पूरा डिस्कस कर लिया था। अभी मैं एल्कीन्स से ही आगे बढ़ रही हूँ। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेती हूँ यहाँ पे, देखें। ठीक है, आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आने वाला है। अगर मैं बोलूँ आपसे तो आप ये इसका क्या आंसर आएगा, तो आप नॉर्मली मार्कोनिकॉफ रूल अगर लगाते हैं तो आप कहेंगे HCl प्लस माइनस में ब्रेक होगा, नेगेटिव पार्ट ये हुआ, डबली बॉन्डेड कार्बन ये हुआ, इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन आइटम विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, और पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे चला जाएगा। कहने का मतलब आपका आंसर होना चाहिए CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH, मैंने यहाँ Cl ऐड करा दिया, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, CH2 था, एक H और आ गया, हो गया आपका CH3। ठीक है, तो आप सोचोगे आंसर तो आपका सही हो गया, बट ये आंसर जो है दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या गलत है? ऐसा कुछ नहीं है। अपन इसको डिस्कस करते हैं कुछ इस तरीके से। देखें, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HC। देखिए, जब भी आप इस स्पीसीज़ को इसके साथ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि प्लस माइनस में जब ब्रेक हो रहा है तो ये जो एल्कीन्स है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रही है। मतलब पहले कौन आने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल। पहले कौन आने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल।
जब भी आप किसी रिएजेंट को ब्रेक करते हैं तो उसमें हमेशा एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल होगा। कैसे पता करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब लविंग, मतलब जिसकी तरफ अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन की तरफ जो स्पीसीज अट्रैक्ट होगी वो इलेक्ट्रोफाइल होगी। और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव के पास कौन जाने वाला है? पॉजिटिव। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफाइल, मतलब मैंने E+ लिख दिया। ठीक है, अब ये जो E+ है या H+ जो है ये पहले अटैक करेगा, ना कि Cl-, क्योंकि ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। Nu- के फॉर्म में मैंने दिखाया, मतलब नेगेटिव स्पीसीज है, ये भी नेगेटिव हुआ, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। वैसे भी आप इसको यहाँ सोच सकते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो हमेशा ये प्लस को ही देगा। इलेक्ट्रॉन माइनस को कैसे दे सकता है? नेगेटिव चार्ज तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास ही जाएगा, या फिर यूँ कह लीजिए कि नेगेटिव पॉजिटिव को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो प्लस आएगा वो इसके पास आएगा, ना कि Cl- आएगा। पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये कि अब यहाँ पे ये अगर इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, इधर शिफ्ट होता है तो ये यहाँ पे प्लस आना चाहिए, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे शो नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लस हुआ ये इस तरीके से ऐड होगा और आपको बनाएगा CH3 CH CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 था। यहाँ देखिए अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा था, यहाँ माइनस आया होगा, माइनस और ये प्लस मिलके न्यूट्रल हो गए होंगे। प्लस माइनस जब भी मिलेंगे वहाँ बॉन्ड बनाएगा और चार्ज गायब हो जाएगा। CH2 की जगह क्या आ जाएगा? CH3। अब यहाँ पे चूँकि बॉन्ड इधर से शिफ्ट हो रहा है, इस वाले कार्बन की तरफ से शिफ्ट हो रहा है, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में Cl- यहाँ पे अटैक करता और यहाँ पे ये आपका ऐड हो जाता और आपका ये प्रोडक्ट आ जाता। लेकिन मैंने कहा ये प्रोडक्ट तो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? ये देखिए, यहाँ पर देखिए जो ये कार्बोकेटायन बन रहा है, ये जो इंटरमीडिएट है, इसको अपन इंटरमीडिएट बोल रहे हैं। ये जो इंटरमीडिएट है ये कैसा कार्बोकेटायन है? कार्बोकेटायन आप 3 तरीके से पढ़ चुके होंगे। देखिए, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, अगर वो इस तरीके से दूसरे ग्रुप से अटैच है, इसको बोलेंगे टर्शियरी कार्बोकेटायन। यहाँ पर जिसके पास प्लस है, अगर वो सिर्फ 2 से अटैच है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और अगर वो सिर्फ 1 से अटैच, इसको बोलेंगे प्राइमरी। देखिए यहाँ पे जिस कार्बन पे प्लस है वो 2 और ग्रुप से अटैच है, मतलब ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं तो मैकेनिज्म हमें बहुत बोरिंग लगने लगता है, मतलब बहुत लगता है अरे बाप रे कैसे हो रहा है, डर लग रही है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान देनी होती है। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब हमें एक बार सोचना चाहिए, ये जो इंटरमीडिएट है क्या मोस्ट स्टेबल है? ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है, क्या अब इससे ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं बन सकता है? अगर ऐसा है तो इट्स ओके, इसी इंटरमीडिएट से हम प्रोडक्ट बना देंगे। मतलब मैकेनिज्म में हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें जो इंटरमीडिएट बना रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो। जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा उतनी ही वो रिएक्शन फेवरेबल होगी और आपका प्रोडक्ट वही मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए किसी तरीके से मैं इस हाइड्रोजन को अगर मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ, सपोज मैं इसको ब्रेक करके लिख रही हूँ कुछ ऐसे, यानी मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सेकेंडरी कार्बोकेटायन से टर्शियरी कार्बोकेटायन बनने के कोई चांस हैं, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करा दूँ, ठीक है, इस हाइड्रोजन को अगर इधर शिफ्ट करा देती हूँ, देखिए अगर ये हाइड्रोजन जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा? देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, ये बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। देखिए यहाँ पे ये सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें जो आप ध्यान में रख सकते हो। अगर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक आएगा तो यहाँ पे माइनस आने वाला है और यहाँ पे प्लस आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे प्लस आने वाला है और यहाँ पे माइनस आने वाला है। अब ये जो माइनस जा रहा है किस फॉर्म में जा रहा है? H- के फॉर्म में, जिसको अपन क्या बोलेंगे? हाइड्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्राइड आयन। दिस इज द हाइड्राइड आयन। ये H+ नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, दिस इज H- हाइड्राइड आयन है ये। और ये यहाँ पर जैसे ही जाएगा माइनस प्लस के पास अगर जाएगा, मतलब हाइड्रोजन H- के फॉर्म में जा रहा है, तो प्लस माइनस मिलकर वापस न्यूट्रल हो जाएगा, वापस नया बॉन्ड बन जाएगा, मतलब CH की जगह क्या आ जाएगा? CH2 आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। कुछ इस तरीके से होगा। देखिए CH3
C प्लस CH3, H इधर आ जाएगा आपका CH2 और CH3। अब यहाँ पे देखिए, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वो 3 अलग अलग ग्रुप से अटैच है, मतलब इट इज़ टर्शियरी कार्बोकेटायन। क्लियर, इट इज़ टर्शियरी कार्बोकेटायन। अब ये जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है, इट इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटायन, इट इज़ मोर स्टेबल। तो आपका जो इंटरमीडिएट बना वो ये बना, और इसके थ्रू मैंने इसको ये बना दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीअरेंजमेंट। और किस तरीके से हुआ ये रीअरेंजमेंट? आपका हाइड्राइड आयन शिफ्ट हुआ, बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, रीअरेंजमेंट जो हुआ वो 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग की वजह से हो रहा है, और सेकेंडरी कार्बोकेटायन कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी कार्बोकेटायन। और हमें पता है कि टर्शियरी कार्बोकेटायन जो होता है इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एज कम्पेयर टू प्राइमरी। कहने का मतलब अब जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो इसके थ्रू बनाएंगे, ना कि इसके थ्रू। अब आप जब Cl माइनस यहाँ पे ऐड कराओगे, Cl माइनस यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, C माइनस है प्लस से जाएगा, प्लस के पास मिलके न्यूट्रल हो जाएगा CH3 Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आपका ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट जो बना है ये सही है, करेक्ट है, और ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, तो जब भी हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाएं मतलब जब भी हम प्रोडक्ट बनाना हो और हमें देखना हो कि हमें मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, उस केस में एक बार ज़रूर चेक करें कि जो इंटरमीडिएट से बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ उससे ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कोई और बन सकता है, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमेशा प्रोडक्ट मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू बनाया जाएगा, ना कि लेस स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू बनाया जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ती हूँ। HCl, HBr और HI, इन तीनों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हैलोजन एसिड्स से डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम एल्कीन्स से रिएक्शन हैलोजन एसिड से कराते हैं तो हमारे पास एल्किल हैलाइड बन के प्रिपेयर हो जाता है मार्कोनिकॉफ रूल लगा के। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लगा दिया पेरोक्साइड, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पेरोक्साइड लगा दिया तो अभी जो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा था कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब यहाँ ब्रोमीन ऐड होना चाहिए था, वो ना यहाँ ना ऐड होकर के यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, CH की जगह जहाँ पे ब्रोमीन आना चाहिए था वहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा CH2Br। देखिए फिर से वापस चेंज हो गया, फिर से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया है, मैंने यहाँ पेरोक्साइड लगा दिया है। एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब भी पेरोक्साइड लगा है और HBr है साथ में, आप हैलोजन एसिड्स में HCl, HBr, HI, मैं सिर्फ HBr पे जोर दे रही हूँ। जो HBr है अगर ये साथ में है और पेरोक्साइड है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से नहीं बन रहा है, बल्कि उसकी जस्ट अपोजिट, मतलब किसके थ्रू बन रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की हेल्प से बन रहा है और इसी को बोलते हैं खरास इफेक्ट। ठीक है, तो आपने नई चीज़ सीखी कि एल्कीन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उसके साथ मैं HBr को ऐड करा के एल्किल हैलाइड बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने साथ में पेरोक्साइड लगा दिया, तो अब जो आपका प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बन रहा था वो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ना बन करके एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनेगा, या खरास इफेक्ट इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। अब जस्ट अपोजिट, एंटी मतलब अपोजिट हो गया। अब ब्रोमीन वहाँ पे जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ना कि वहाँ पे जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखिए सिर्फ HBr फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हैलोजन एसिड्स में HCl, HBr, HI में सिर्फ HBr है
जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, HCl और HI फॉलो नहीं करेगा। कहने का मतलब अगर मैंने HBr लगा दिया तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया, बट अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ HCl और मैंने पेरोक्साइड भी लगा दिया और मैंने ऐड करा दिया यहाँ पे HI और मैंने फिर से पेरोक्साइड लगा दिया, पेरोक्साइड तो लग गया। अब आप सोच रहे होंगे एंटी मार्कोनिकॉफ होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा सिर्फ HBr एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, HCl और HI पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। प्रोडक्ट आपका वैसे ही बनने वाला है जैसे मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बन रहा था, CH3 CH Cl और ये बन जाएगा आपका CH3 और दूसरा बन जाएगा CH3 CHI CH3। ठीक है, देखिए पेरोक्साइड लगाया, प्रोडक्ट चेंज हो गया, पेरोक्साइड लगाया, HCl और HI के साथ प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ। ये दोनों प्रोडक्ट किस हिसाब से बने हैं? मार्कोनिकॉफ के हिसाब से बने हैं, लेकिन जो HBr है वो एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से बन रहा है। ठीक है, समझ में आया? HCl, HBr और HI में सिर्फ HBr ऐसा है जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खरास इफेक्ट फॉलो करने वाला है, बाकी HCl, HI पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप पेरोक्साइड लगाएं तो ना लगाएं तो वो वैसे ही रिएक्शन देगा जैसे मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होना चाहिए। अब मैं आपको आगे बताती हूँ, आगे बताऊँगी कि इन तीनों में HBr ही क्यों फॉलो कर पा रहा है। अमंग द हैलोजन एसिड्स ओनली HBr फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है? HCl और HI क्यों फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है उसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करती हूँ। जैसे एंटी आए आपके दिमाग में HBr आना चाहिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने लगाया यहाँ पे HBr और मैंने यहाँ पे लगा दिया पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हो, सपोज मैंने लिया बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, दिस इज C6H5CO C6H5, दिस इज़ द बेंजोइल पेरोक्साइड। देखिए यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज ये होती है, O सिंगल बॉन्ड O, ये पेरोक्साइड लिंकेज है यहाँ पे, ये हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड। प्रोडक्ट जो बनने वाला है CH3 CH2 CH2Br। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होता क्यों है? प्रोडक्ट आपका चेंज क्यों हुआ? क्योंकि जो मैकेनिज़्म हो रही है यहाँ पे, जो मैकेनिज़्म होगी वो फ्री रेडिकल के थ्रू होगी। ये जो रिएक्शन फॉलो करने वाला है, इसके पहले जो आप पढ़ रहे थे मार्कोनिकॉफ में, जो पढ़ रहे थे आप, वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रही थी। यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होने वाली है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होने वाली। कुछ ऐसे देखें, यहाँ पे आपने पेरोक्साइड लिया, फर्स्ट स्टेप मैंने लिया यहाँ पे पेरोक्साइड C6H5 COOO C6H5। ठीक है, जब भी आप कोई रिएक्शन देखते हैं, अगर वहाँ पेरोक्साइड लगा देते हैं तो वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने वाली है, मतलब यहाँ पे होमोलिसिस तरीके से ब्रेकिंग होने वाली है, होमोलिसिस होगा। यहाँ पे देखिए होमोलिसिस का मतलब बराबर पार्ट आना चाहिए। यहाँ पे OC6H5 OCO6H5 आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? एक सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ठीक है, इनिशिएशन हो रहा है, दिस इज इनिशिएशन, और आपका बनेगा C6H5 COO रेडिकल, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, सेम रेडिकल है, आप इसको 2 लगा सकते हो, मतलब C6H5 COO रेडिकल प्लस C6H5 COO रेडिकल, दोनों सेम रेडिकल है, मैंने आगे 2 लगा दिया। तो ये आपका रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये तो आपका पहला स्टेप था, इनिशिएशन। ठीक है, अब आगे क्या होगा? प्रोपेगेशन, मतलब रेडिकल का ट्रांसफ़र होने वाला है। आपने इसको लिया C6H5 COO रेडिकल प्लस HBr। अब देखें, अब आप यहाँ पे सोचेंगे प्लस माइनस में ब्रेक होगा, पर ऐसा नहीं है। प्रोपेगेशन में क्या होता है कि एक रेडिकल की प्रेजेंट की वजह से, एक रेडिकल अगर यहाँ पे है और यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसमें ब्रेकिंग जो होगी वो भी होमोलिसिस जैसी ही होने लगेगी। कुछ इस तरीके से इसकी भी ब्रेकिंग हो जाएगी,
जो H रेडिकल होगा ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये बना देगा C6H5COOH। देखिए COOH रेडिकल के फॉर्म में था, रेडिकल रेडिकल मिलके गायब हो गया, बॉन्ड बन गया और आपका जो बचा रह गया दैट इज़ Br रेडिकल। ठीक है, अब आपके पास जो है Br रेडिकल आया। अब आपने लिया अपना सबस्ट्रेट, दिस इज़ द सबस्ट्रेट। ठीक है, आपने जो आपका मेन सबस्ट्रेट था उसको लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br रेडिकल। ध्यान देंगे यहाँ पे Br रेडिकल आपको ऐड कराना है। मैंने आपसे भी पीछे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमें प्रोडक्ट बनाना हो तो हमें देखना पड़ता है कि जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल है। मतलब स्टेबल इन द सेंस क्या, ये मोस्ट स्टेबल है, इससे ज़्यादा और स्टेबल इंटरमीडिएट तो नहीं बन सकता है। वही यहाँ वापस डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए अब इसकी वजह से इसमें भी कुछ होमोलिसिस जैसा होने वाला है, मतलब ब्रेकिंग होगी। देखिए कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड था, इसमें से एक बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ पर रेडिकल और यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा ना। अब ये जो Br रेडिकल है इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये इधर जा सकता है और एक ये इधर जा सकता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए पहले ये Br रेडिकल आया, इधर आया। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे ऐड हो रहा है तो कुछ ऐसा CH3 CH रेडिकल Br रेडिकल मिलके गायब हो जाएगा, CH Br आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन एक इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर जा चुके हैं, तो डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 रेडिकल। ये आपका इंटरमीडिएट बन रहा है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो Br रेडिकल है ये यहाँ पे ना जा करके यहाँ पे चला है। अगर यहाँ पे आए तो क्या बनने वाला है? CH3 CH रेडिकल CH2 Br। ठीक है, देखिए यहाँ पे CH3 CH रेडिकल CH2 Br। ठीक है, क्लियर। अब ये जो रेडिकल है दैट इज़ प्राइमरी। देखिए जिस कार्बन पे रेडिकल आपको ये इलेक्ट्रॉन से दिख रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ एक ग्रुप से पूरा अटैच है तो प्राइमरी हुआ। और यहाँ पर देखिए ये दो ग्रुप से अटैच है तो क्या होगा? अब फिर वापस आप जानते हैं कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। ये आपका मोर स्टेबल हो गया। ठीक है, मोर स्टेबल हो गया। ये कहने का मतलब आपका जो प्रोडक्ट फाइनल बनने वाला है वो इसी से बनने वाला है, ना कि इससे बनने वाला है। ठीक है, देखिए आगे कैसे बनेगा। इसी चीज़ को मैं आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ। CH3 CH रेडिकल CH2 Br प्लस HBr। ठीक है, वापस इस तरीके से ब्रेकिंग हो रही है। अब ये रेडिकल बनेगा, ये भी रेडिकल बनेगा। अब Br रेडिकल तो आ नहीं सकता, Br ऑलरेडी है यहाँ पे ब्रोमीन, फिर से ब्रोमीन नहीं आएगी क्योंकि फिर रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो H रेडिकल है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। CH3 आपको जो प्रोडक्ट चाहिए यहाँ पे CH रेडिकल और रेडिकल यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, वापस CH2 Br। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। समझ में आया यहाँ पे? तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट था वो ये बना एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, ना कि मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। तो मार्कोनिकॉफ से ज़्यादा प्रेफर हमें ये करना है कि स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट हमारे पास बन रहा है तो वहाँ पे प्रोडक्ट वही बनेगा जो मोस्ट स्टेबल के थ्रू बन रहा है, वही हमारा प्रोडक्ट मेजर माना जाएगा। जो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है उसके थ्रू जो प्रोडक्ट आप बनाओगे वो माइनर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये तो आपका मैकेनिज्म हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। इस टॉपिक का एक लास्ट पॉइंट ये है कि HCl HBr HI में HBr जो होता है सिर्फ वही एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है, HCl और HI फॉलो नहीं करता है। क्योंकि ये जो रिएजेंट्स होते हैं, जैसे अभी आपने देखा मैकेनिज़्म में, उसमें जो स्टेप्स होते हैं उसमें एक ऐसा स्टेप होता है जो एंडोथर्मिक दे देता है।
इसी तरीके से HI में भी एक स्टेप ऐसा आ जाएगा जो एंडोथर्मिक दे देगा। जो HBr होता है इसकी दो स्टेप जो होते हैं, दोनों के दोनों स्टेप कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। कहने का मतलब आप HBr जो यहाँ पे ऐड कराते हैं तो जो स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं उसमें दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक होते हैं, जबकि HCl HI में एक एक स्टेप ऐसे आ जाते हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं। इतना ज़्यादा डिस्क्राइब करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अब बस इतना जानिए कि जो HBr है ये जो रिएक्शन देगा वो एंडोथर्मिक देगा, HCl HI एंडोथर्मिक रिएक्शन देने लगेगा, HBr एक्सोथर्मिक। तो जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा होती है, तो हम अगर कंपेयर करने की बात करेंगे तो एक्सोथर्मिक जो होगा ये फेवरेबल होगा, इसीलिए HBr एंटी मार्कोनिकॉफ देगा, HCl और HI नहीं देगा। ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करूँगी, एलाइलिक हैलोजिनेशन के बारे में, क्योंकि ये भी एल्कीन का ही पार्ट है इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। एलाइलिक हैलोजिनेशन अगर आपके पास कुछ एल्कीन ऐसा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और आपने इसको नॉर्मली क्लोरीन से रिएक्शन करा दिया या फिर ब्रोमीन से करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, अप्रॉक्सीमेटली 773 केल्विन टेम्परेचर ले सकते हो, 773 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो हैलोजन होगा, ये जो हैलोजन होगा वो एलाइलिक कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा। एलाइलिक कार्बन आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर जब मैं क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रही थी तो कुछ ऐसा आपको बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ये जो ग्रुप होता है ये आपका एलाइलिक ग्रुप होता है। कहने का मतलब ये जो कार्बन है इट इज़ एलाइलिक कार्बन। ये कैसा कार्बन है, एलाइलिक कार्बन। ये एलाइलिक कार्बन हुआ, ये एलाइलिक कार्बन हुआ। अब यहाँ पे देखें, ये जो क्लोरीन होगा इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखें CH3 की जगह CH2 हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देखिए अगर आप इसको बोलना चाहो एलाइलिक तो कुछ ऐसे बोल सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl। क्या बोलोगे इसको, एलिल क्लोराइड। इसी तरीके से ब्रोमीन करोगे तब भी ये भी एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। एलाइलिक कार्बन इज दिस वन, एलाइलिक हाइड्रोजन इज दिस वन। इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, आ जाएगा Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या हुआ, एलिल ब्रोमाइड। तो इस तरीके की प्रोसेस को बोलते हैं एलाइलिक हाइलोजिनेशन। आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है कि इस कार्बन वाले को रिप्लेस करना है कि इस कार्बन वाले को। एलाइलिक कार्बन इज दिस वन, एलाइलिक हाइड्रोजन इज दिस वन। तो जो भी हाइलोजन आएगा वो एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ऐड हो जाएगा और इस तरीके से आपके पास एल्किल हैलाइड बन रहा है। एल्किल हैलाइड एक्चुअली नहीं, ये तो आपका एल्कीन वाले हैलाइड्स बनना स्टार्ट हो गए। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे NBS यूज़ करते हो, NBS इज़ द एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड कुछ इस तरीके से होता है, CO ठीक है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, दिस इज CH2 CH2 CO CO NBr। दिस इज़ एन ब्रोमोसक्सिनामाइड जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NBS। अगर इसकी रिएक्शन में कराऊँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पे मैं लाइट लगा दूँ HNO, लाइट के प्रेजेंट करा दूँ, तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन हो जाएगी जिस तरीके से यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है। कहने का मतलब एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कौन, ब्रोमीन, और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, यहाँ पे नीचे शो करती हूँ, CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2। एक तरीके से एलाइलिक ब्रोमिनेशन वापस हो गया और ये जो आपका साइड प्रोडक्ट की फॉर्म आएगा, ब्रोमीन की जगह कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया इसने ब्रोमीन, ब्रोमीन की जगह पर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, CH2 CO CO NH। ब्रोमीन की जगह कौन आ गया, H आ गया। दिस इज सक्सिनामाइड। ये एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है और ये सक्सिनामाइड है।
और आपका ये प्रोडक्ट बन गया, ये साइड प्रोडक्ट बन गया। तो इस क्लास में जो हमने डिस्कस किया वो एल्कीन्स से एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करने के पूरे तरीके के बारे में डिस्कस कर लिया। और हर तरीके के एल्किल हैलाइड को, जैसे वो सिंगल बॉन्डेड थे एल्किल हैलाइड और ये डबल बॉन्डेड एल्किल हैलाइड हो गए, तो इस तरीके से मैंने सारे प्रोसेस डिस्कस कर लिए। ठीक है, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा कि एक मार्कोनी सिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब हम हैलोजन एसिड्स को ऐड करते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं। अब जो हैलोजन एसिड्स होते हैं उसमें HCl, HBr, HI में HBr एक ऐसा रिएजेंट होता है, ऐसा हैलोजन एसिड्स होता है जो अगर पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन, पेरोक्साइड की प्रेजेंट में रिएक्शन करेगा तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो ना करके एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। उसके मैकेनिज्म के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। देन एलाइलिक हाइलोजिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। ये दो प्रोसेस, ब्रोमीन को अगर जैसे आपने ब्रोमाइड यहाँ पे बनाया एलिल ब्रोमाइड बनाने का एक दूसरा तरीका भी हमने सीखा, NBS लगाते हुए, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड लगाते हुए, और इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एल्किल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे प्रिपेयर किया जाएगा वो डिस्कस किया जाएगा। इसके और एक चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहूँगी कि जब आप हैलोजिनेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, एल्केन के हैलोजिनेशन के बारे में, तो हमने वहाँ पे इनिशिएशन प्रोपेगेशन के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन बाय मिस्टेक मैं टर्मिनेशन स्टेप नहीं बोल पाई थी। तो टर्मिनेशन में कुछ नहीं होता है, टर्मिनेशन में सिर्फ आप रेडिकल को ऐड कर देते हैं, आपका दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। टर्मिनेशन में रेडिकल्स को रिमूव करना होता है कुल मिला के। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही, आगे की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।